हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस कॉइन को हमें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सेलेक्ट करना चाहिए और किस कॉइन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें चेक करना पड़ता है कॉइन को, वो हम डिटेल में टू द पॉइंट मैनर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपकी गाइड रहेगी। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना, जो भी इसमें पॉइंट्स आपको मेंशन किए जा रहे हैं, या फिर आप इस वीडियो को डाउनलोड जरूर कर लेना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। जब भी आप एनालिसिस करने जाओ, आप इन स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे वाइल सेलेक्टिंग द कॉइन रादर देन जस्ट डूइंग इट रैंडमली। सो वन बाय वन करके समझते हैं। पहले एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर है वो मैं यहीं पे शुरू में बता दे रहा हूँ, ताकि ये ऐसा समझ लो ये बुनियादी मिस्टेक है वो आप ना करो। और ये अगर आपने गलत कर दिया तो फिर आगे सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। अच्छी तरीके से ये दिमाग में बिठा लेना कि मार्केट कैप इज द ट्रू पैरामीटर। अब जब भी आपको किसी कॉइन का पोटेंशियल जज करना है, प्राइस कभी भी सही पैरामीटर नहीं हो सकता क्रिप्टो में, बिकॉज कांस्टेंट चेंज इन द सप्लाई। जो क्रिप्टो में आप जनरली देखते हो, जो भी कॉइन्स है टोकन्स है बोथ, आपको एक कंटिन्यूस चेंज देखने को मिलता है। मोस्ट लाइक 99.9% केसेस में कॉइन की सप्लाई में चेंज होता रहता है, वेदर इट इज अ सर्कुलेटिंग सप्लाई, और किसी में इन्फ्लेशन होता है, किसी में डिफ्लेशन होता है, किसी में हाइपर डिफ्लेशन होता है, किसी में सुपर इन्फ्लेशन होता है। दैट होल सिनेरियो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो आप ऐसा समझ लो, मार्केट कैप ही ट्रू पैरामीटर है। प्राइस के आधार पर कभी जज नहीं करोगे। कोई भी कॉइन डिसाइड किया कि कितना जा सकता है, अपना ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसके ऑल टाइम हाई मार्केट कैप देखोगे, ना कि प्राइस। उस टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में थी, अकॉर्डिंग टू दैट कितनी मार्केट कैप बन रही थी, तो मार्केट कैप ही रखोगे माइंड में, नॉट द प्राइस। अगर ये आपने स्टेप गलत कर दिया, फिर आपका सारा एनालिसिस गलत हो जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली दो तरह का एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। एक और एनालिसिस है जिसको केस स्टडी बोलते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है एक तरह से। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें बताता है क्या खरीदना है। अगर आपको 10-15 कॉइन पकड़ा दिए जाएं, आप उनका फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बेहतर है। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको बता देगा क्या खरीदना है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देगा कब खरीदना है। इन वाइल डूइंग द टेक्निकल एनालिसिस आपको ये रियलाइज करना है कहाँ उसका सपोर्ट बनना है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, या फिर कहाँ से रिवर्सल ऑफ ट्रेंड बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पोजीशन डिसाइड करनी है। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर रहते हैं। अब इसमें फंडामेंटल एनालिसिस को हम वरीयता ज्यादा क्यों देते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को क्यों नहीं देते, इसके पीछे बहुत स्पेसिफिक रीजन है। अगर कोई इलिक्विड एसेट है और एएमएम यानी ऑटोमेटेड मार्केट मेकर पर ट्रेड हो रहा है, उसमें आप $10,000 की भी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ जाएगी, तो उसकी जो मतलब मार्केट कैप है विद रेस्पेक्ट टू दैट, क्योंकि एएमएम क्या करता है, जैसे ही किसी ने परचेज किया, इलिक्विड है तो उसमें प्राइस इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा और वो प्राइस बढ़ाता जाएगा, प्राइस बढ़ता जाएगा तो उसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करके वो आपको मार्केट कैप दिखा देगा। सो बेसिकली जो मार्केट कैप रहती है एक्चुअली वो एक तरह से बलून टाइप ही मान लो, इन द सेंस अगर $2 मिलियन की मार्केट कैप है तो ऐसा मत समझना कि इसको क्रैश करने के लिए $2 मिलियन की ही जरूरत पड़ेगी। वो $10,000 में भी क्रैश हो जाएगा, पूरी तरीके से एकदम 99% डाउन चला जाएगा बिकॉज ऑफ द एएमएम। ठीक है ना, ये इसकी वजह से ऐसा होता है। सो लॉट ऑफ टाइम जो मार्केट कैप हमें दिखती है वो नहीं होती है। तो अगर ऐसा होगा, और इलिक्विड एसेट कभी भी चार्टेबल होते नहीं, वैसे तो क्रिप्टो के मोस्ट ऑफ द एसेट नहीं है, इवन बिटकॉइन को भी आप 100% चार्टेबल कंसिडर नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस को आप इतनी ज्यादा वरीयता नहीं दोगे, बेसिकली कर लोगे टेक्निकल एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग देख लोगे, लेकिन आप उसे 100% टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख गए, लाइक दिस विल बी द केस, नहीं। तो उसके लिए हमें फिर डीसीए की शरण में जाना पड़ता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हमें मतलब एसआईपी मैनर में ही फिर अलॉटमेंट करना है और एसआईपी मैनर में ही निकालना पड़ता है कॉइन, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन हमें डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग, अब ये जो चीजें हैं आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है ताकि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। पहले तो 100% एक्यूरेसी कभी भी क्रिप्टो में पॉसिबल नहीं है, और अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो तो आपके जो एक्सपेक्टेशन है और जो एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। जब भी ऐसा होता है, ग्राउंड रियलिटी और आपके एक्सपेक्टेशन में अंतर आ जाए, तो आप हो जाओगे पैनिक या फिर हो जाओगे दुखी। इन दोनों में से एक ही मतलब केस होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि 100% एक्यूरेसी कभी भी पॉसिबल नहीं है क्रिप्टो में। देयर सो मेनी रैंडम फैक्टर्स, सो एक्यूरेसी 100% कभी भी अचीव नहीं की जा सकती। कभी भी किसी भी डाटा को सही नहीं कंसिडर करना। अगर कॉइन मार्केट कैप कॉइन के ऊपर भी अवेलेबल है ना, जस्ट वेरीफाई इट। आप अगर मान लो उसकी सप्लाई वहां पे दी है, आप वेरीफाई करो, उसका जो बेसिक शेड्यूल निकाल के देख लो और उसके अकॉर्डिंग देख लो कि वहां पे कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से देख लो। तो अब कोई भी जो डेटा अवेलेबल है,
जस्ट उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे। आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। अब एनालिसिस अगर करोगे तो आप ऐसा मत समझना कि आपको बेसिक नहीं आता और आप फंडामेंटल एनालिसिस कर जाओगे और कोई स्पून फीड भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक तो आपको सीखने पड़ेंगे। अब मान लो उसमें कोई प्रोजेक्ट है जिसमें लिखा है कि वो लेयर 1 है। अब लेयर 1 फंक्शन कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे लेयर 1 को ग्रोथ मिलती है किसी चेन को, वो आपको पता होने चाहिए। आप बेसिक्स हैं और ये आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आपको रीलर्न करने की जरूरत है। नॉट ओनली दिस, अगर मान लो कोई अदर प्रोजेक्ट भी, मान लो कि एनएफटी वाला है, किसी के यूज केस कुछ दिखा दिए, तुम यही नहीं समझ पा रहे कि इसका यूज केस है क्या, कैसे इसमें डिमांड डेवलप होगी, किस तरीके से मतलब उसके अराउंड मतलब हाइप क्रिएट हो सकती है, या जो भी प्रोजेक्ट की ग्रोथ कैसे होगी, सस्टेनिंग मॉडल क्या है, वो ही नहीं तुम्हें समझ में आएगा तो तुम क्या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। तो आप ये चीज अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्रिप्टो 100% चार्टेबल नहीं है, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। तो कभी भी अपने जो टेक्निकल एनालिसिस को, इवन आप प्रो हो जाओगे ना टेक्निकल एनालिसिस में, स्टिल आप 100% उसका जो डेटा है उसको ट्रू मान के नहीं चल सकते। एंड जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा इलिक्विड एसेट्स में। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के तौर पे जैसे इलिक्विड एसेट में ही अगर देखा जाए, रिलेटिवली अगर देखा थोड़ा बेटर है लेकिन इतने इलिक्विड नहीं है। अब मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो प्लैनेट सैंडबॉक्स है और गेमर्स है। इनमें जैसे ही वीडियो डाली, जैसे ही मैंने वीडियो क्रिएट की, उसके बाद एक अच्छा खासा हाइप आ गया। नो टेक्निकल एनालिसिस कैन प्रिडिक्ट इट, नो इंडिकेटर कैन प्रिडिक्ट इट, है ना। तो ये जो ऐसे फैक्टर होते हैं, क्योंकि इलिक्विड एसेट है और उसमें प्राइस इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली वी विल सी द पंप। तो आप ऐसा समझ लो, इलिक्विड एसेट में कभी भी आप टेक्निकल एनालिसिस को कंसीडर ही नहीं करोगे। उसके लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस को ही कंसीडर करोगे और उसके बेसिस पे ही जज करोगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एज टू एज ट्रेडिंग या फिर मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इस चीज को भी अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि मान लो किसी कॉइन को आपने बाई किया, उसके बाद आपको सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आपको 2 से 3 गुने के बीच में निकल जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल के। और अगर आप निकल जाते हो उसके बाद, अगर कॉइन 4 से 5 गुना पंप कर गया, तो आप माथा पकड़ के बैठ जाते हो कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, अभी अगर पड़ा रहने देते तो इतना नहीं इतने बन जाता हमारा। ये कभी मत करना, ये बहुत ही इमेच्योर इन्वेस्टर की निशानी होती है। मार्केट कहां से कहां जा रही है वो मत डिसाइड करो। आप ये देखो आपका टारगेट क्या था, आप टारगेट लो और मूव ऑन करो, अपनी स्ट्रेटजी को फर्दर एग्जीक्यूट करो, रादर देन जस्ट रिपेंटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए? आपको ऐसे असेट, क्योंकि इनमें ह्यूज जो रिस्क है वो इन्वॉल्व होता है, जो सिर्फ डेस्क पे अवेलेबल है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान या आपका तरीका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे कॉइन को नहीं चूज करना चाहिए जिसमें सिर्फ वो डेस्क पे ही ट्रेड कर रहा है। इवन अगर कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अवेलेबल है जो क्रेडिबल नहीं है, आपको उनको भी नहीं मतलब कंसिडर करना चाहिए। वो क्रेडिबल कौन से नहीं है? हॉटबिट क्रेडिबल नहीं है, पेड सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यानी अब उसको बोलूंगा तो कुछ अजीब से लगेगा, पेड सेक्स करके, लेकिन आप ऐसा समझ लो, सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो पेड होते हैं इन द सेंस आप पैसा दो और वो कुछ भी लिस्ट कर लेंगे, कोई भी स्कैम टोकन लिस्ट करा लो उनसे। तो हॉटबिट इज वन ऑफ देम, P2B B2B इज अनदर वन, coinsbit.io इज थर्ड वन। ऐसे करके बहुत सारे मार्केट में है जिनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर इन सेंट्रल एक्सचेंज पे कोई कॉइन अवेलेबल हो जाता है, डू नॉट इवन कंसीडर के बहुत अच्छे लेवल का कुछ हो गया। हाँ, ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं कि अच्छे कॉइन भी इन पे अवेलेबल नहीं होंगे, वो भी होंगे, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे इन सेंट्रल एक्सचेंज पे अवेलेबल है, यू कैन नॉट टेक इट लाइक फॉर पॉजिटिव थिंग, है ना। स्टिल आप उसके ऊपर रिस्क वाला जोन रहेगा और रिस्क वाला डाउट आप रखोगे। ऐसे एसेट जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, आप उनमें पैसा नहीं डालोगे, नहीं तो फिर आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ा जाएगी। और स्पेशली आप एक थ्रेशोल्ड ले लो, $50,000 से कम। वैसे तो कुछ लोग $1,00,000 का लेके चलते हैं, लेकिन स्टिल आप $50,000 से कम की अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है, आप ऐसे जो असेट है उसको बिल्कुल भी चूज नहीं करोगे। जिस भी असेट के पुअर यूज केसेस है, पुअर यूज केस इन द सेंस यूज केस तो हैं, यूटिलाइज नहीं हो रहे, या फिर यूज केस हैं और मतलब इतने पुअर हैं कि उसकी वजह से डिमांड डेवलप नहीं हो पाएगी। इट इज मार्केट में जो कुछ भी है, इट इज जस्ट द बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई अगर लिमिटेड रहेगी, प्राइस बढ़ेगा। एंड सिमिलर टर्म में आप बर्न भी देखो, वो क्या करता है, डिमांड उतनी की उतनी है, सप्लाई घटा दी गई तो फिर क्या होगा, प्राइस में स्कार्सिटी क्रिएट होगी और उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। एंड फिफ्थ फैक्टर है, दैट इज अनवेरीफाइबल क्लेम्स। अगर कोई प्रोजेक्ट कुछ क्लेम करता है, बहुत बड़े लेवल का कुछ माल ऐसा कुछ क्लेम कर रहा है, अगर वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो आप, या वेरीफाइबल नहीं है, यू शुड नॉट कंसिडर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और उसको आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग,
कौन सी चीज मैटर करती है मार्केट में, इनको भी अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए। अभी तक हमने गाइड स्टार्ट नहीं किया, अभी तक हम जस्ट बेसिक डिस्कशन ही कर रहे हैं। मार्केट में एक्सपीरियंस मैटर करता है। आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लेना, आप सारी इंफॉर्मेशन जमा कर लेना, वो तब अप टू 50% तक ही उसको क्रेडिबल मानना। 50% तक आपका अनुभव, एक्सपीरियंस, जो मार्केट में आपकी ऑब्जर्वेंस है, वो काम करेगी। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, दैट इज मार्केट साइकोलॉजी। अगर मुझे सिर्फ एक फैक्टर चुनना हो, जो आउट ऑफ मतलब जितने भी मतलब कंट्रोलिंग फैक्टर हैं, जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं, तो उसको वैसे में इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट साइकोलॉजी उससे भी ऊपर पड़ जाता है। बिकॉज वहां पे आप समझते हो हर्ड मेंटेलिटी को। हर्ड मेंटेलिटी बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल किस तरीके से सोचेंगे। अब मान लो कोई न्यूज आई मार्केट में, उसके हो सकता है वो पॉजिटिव हो, लेकिन अगर उसका इमीडिएट रिएक्शन आपको लगता है हर्ड में, ग्रुप में लोग नेगेटिवली सोचेंगे, तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए रादर देन टेकिंग इट लॉन्ग। बिकॉज लोग इस तरीके से उसको ले रहे हैं, जिस तरीके से लोग लेंगे, तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। और ये कोई भी आपको स्पून फीड नहीं कर सकता, ये आपको आपके अनुभव से ही समझ में आएगा किस कंडीशन में बिटकॉइन किस तरीके से रिएक्ट करता है। दैट्स टोटली आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेस इट। अदरवाइज आपको इसमें कोई भी स्पून फीड नहीं कर सकता। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इमोशनल कंट्रोल। और इमोशनल कंट्रोल की भी जब बात करते हो तो दो तरह के इमोशन, फियर एंड ग्रीड। फियर इन द सेंस, जब आपने एनालिसिस कर लिया और आपको पता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ठीक है, स्पॉट में पोजीशन ले ली है, तो आपको शॉर्ट टर्म करेक्शंस के लिए फिर ज्यादा वरीसम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डाउन गया और आप मतलब आप बिल्कुल पानी पानी हो गए और तुरंत लॉस में निकालने की सोचने लगे। या फिर अगर आपको पता है कि मतलब मेरा बजट मतलब इतना है और उसमें से मुझे इतने परसेंट ही एक असेट में अलोकेशन करना चाहिए, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा अलोकेशन करने के चक्कर में हो ग्रीड में आके, और उसकी वजह से आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, आपकी जो नेसेसिटीज हैं उनका पूरा बैलेंस खराब हो जाता है, या परिवार का जो भी आपका फाइनेंशियल रूटीन चलता है उसमें अगर प्रॉब्लम आती है, दैट इज ऑल्सो बैड थिंग। आपको इस चीज को भी समझना चाहिए कि आपको इमोशनल कंट्रोल प्रैक्टिस करना चाहिए। और जिसको इमोशनल कंट्रोल आ गया, जो भी व्यक्ति अपने आप को अपने पोर्टफोलियो से डिटैच कर सकता है, उससे बड़ा मास्टर आप कोई मत समझो क्रिप्टो मार्केट में। बिकॉज चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, अगर वो पर्सन अपने आप को डिटैच कर ले उससे, तो वो समझो कि बहुत अच्छे खासे लेवल पर सक्सेसफुल होने में उसको कोई नहीं रोक पाएगा। स्टे टाइम मैटर करता है मार्केट में, वैसे तो मार्केट के अलावा सारी चीज़ों में मैटर करता है, बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इट, जो मैंने बोला ना 50% एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस आपको मार्केट में स्टे करने से ही आएगा। जितना आप मार्केट में एक्टिवली जुड़े रहोगे, उतना ही ज्यादा आएगा। चाहे वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो, आपके पास इन्वेस्ट के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन मार्केट से जुड़े रहो, मार्केट को छोड़ के मत भागो, मैदान छोड़ के भागने के बारे में मत सोचो। और आप देखना कितना ज्यादा एक बहुत बेटर इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप मार्केट में इस नजरिए से आए कि आपको सीखना है, आप सीखने पे फोकस किया पहले आपने, और आपने एक महीने भी स्टे कर लिया मार्केट में, तो आप ये समझ लेना 50% इन्फ्लुएंसर से ज्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि आप आज के टाइम पे मार्केट में जो इन्फ्लुएंसर भी है ना 50% से ज्यादा, तो मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा। बिकॉज दोज पीपल डू नॉट कंसिडर द बेसिक फैक्ट इवन, वो भी नहीं देखते, और उसके बाद वो जस्ट एनालिसिस करने लगते हैं और दे हैव बिकम द इन्फ्लुएंसर। आई डोंट नो लाइक हाउ। अब मैं आपको एक चीज मेंशन कर रहा हूं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। शॉर्ट टर्म वैसे स्ट्रेटजी, ये जो फैक्ट है आपको पता तो बाद में ही चलेगा, जब आप कॉइन को किसी को एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मान लो कि डिसाइड किया आपके पास फंड अवेलेबल है 2 महीने के लिए, और आपको क्या करना है, किसी कॉइन में पुटअप करना है और शॉर्ट टर्म एडवांटेज लेना है, तो उसमें किन किन चीजों को आप मस्ट चेक करोगे जिसकी वजह से आप उसमें शॉर्ट अलोकेशन कर सकते हो। सबसे पहली चीज, ऐसे कॉइन में ही शॉर्ट अलोकेशन करना चाहिए जिनमें कोई इवेंट हो, ठीक है ना। बट इट डजेंट मीन कि इवेंट वाले कॉइन में हम लॉन्ग टर्म का नहीं कर सकते। पोटेंशियल अच्छा है, एनालिसिस पर अच्छा फिट बैठेगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट जनरली ऐसी ऐसी तरीके से डिसाइड करते हैं जिसमें हम कोई इवेंट की रैली भुनाना चाहते हैं, ठीक है। कौन से इवेंट हो सकते हैं, कोई मैनेट आ रहा है, कोई बड़े प्रोजेक्ट मतलब प्रोडक्ट का बर्न होने वाला है, कुछ कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या फिर पार्टनरशिप मतलब कोई मेजर लेवल पर होने वाली है, एक्सचेंज लिस्टिंग होने वाली है, लाइक दैट ओनली। और कुछ में कुछ कॉइन स्पेसिफिक सिनेरियो भी हमें देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप इवेंट बेस्ड जो रैली बनानी है, तो आप बिल्कुल उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उस पर्टिकुलर कॉइन में। अब शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी है, तो इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा टोकोनोमिक्स से, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब हैवी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सिनेरियो जनरली नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बट आपको लाइक सेफ साइड के लिए चेक जरूर करना है टोकोनोमिक्स और बेसिक डिटेल्स, आपको ये दोनों चेक करनी है। टोकोनोमिक्स इसलिए चेक करनी है
ऐसा तो नहीं है कोई मेजर सप्लाई का जो अनलॉक अभी हाल फिलहाल में कुछ होने वाला हो और पता चले प्राइस में कुछ ज़्यादा ही डिप्रिसिएशन देखने को मिल जाए, है ना। सो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। बाकी शॉर्ट इन्फ्लेशन होता है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन, और मतलब लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, उससे शॉर्ट वाली स्ट्रेटजी में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन बेसिक डिटेल भी आपको उसकी चेक करनी है। अब आपको तीसरी जो चीज मोस्टली चेक करनी है दैट इज मार्केट कंडीशन, और टेक्निकल एनालिसिस भी करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस जब करना होगा तो आपको उस असेट का कम, आपको बिटकॉइन का ज्यादा करना पड़ेगा। अब मार्केट की कंडीशन क्या है, मान लो कि अब जैसे उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन की हम बात कर लेते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि जब सीपीआई का डेटा आया था, पॉजिटिव आया, बिटकॉइन में रैली आई। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी मार्केट कंडीशन की, उसी में मैंने पुटअप किया था। आपने अब ध्यान से देखना, अगर आपने देखा है यू माइट ऑलरेडी नो इट, कि 22 तारीख को फिर अब इसका एफओएमसी की मीटिंग है, उससे भी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्टेड बिकॉज सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया है। हम आगे फर्दर रैली देखेंगे, 28,000 अगला रेजिस्टेंस बन रहा है, एंड वी हैव सीन द अप्रिसिएशन इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि पता है मेजर इवेंट है, ठीक है ना। और आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे उसका बिटकॉइन का, तो उसमें इवेंट्स तो हम कंसीडर करते ही हैं। उसके उसमें अगर इवेंट कंसीडर करोगे तो आप उस कॉइन के बारे में, यानी कॉइन स्पेसिफिक के बारे में भी बेटर प्लानिंग बना पाओगे, रादर देन जस्ट जंपिंग इन विदाउट इवन डूइंग इट। कौन से टूल्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी, जो भी मतलब एनालिसिस कर रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म में ज्यादा, क्योंकि वहां पे आपको इन पर्टिकुलर चीजों को डिटेल में देखना है। तो morayo.com करके जो वेबसाइट है, उस पर आपको कई कॉइन्स का बहुत ही डिटेल स्टडी मिल जाती है, सबकी नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। एंड दूसरा है कॉइन मार्केट कैप। वी आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट और ऐप भी है इसकी, जहाँ से हमें बेसिक डेटा मिल जाता है। बट कभी भी इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, क्योंकि बहुत बहुत टाइम बाद इसमें डेटा अपडेट होता है, तो उसमें डाटा में चेंज आ जाता है। कॉइन गैको सिमिलर लाइक कॉइन मार्केट कैप, बट कॉइन गैको में किसी किसी कॉइन की टोकोनॉमिक्स का एक सेक्शन डेडिकेटेड है, वहाँ अपडेट होता है, सबका नहीं है वो भी। कॉइन कोडेक्स कई बार हमें ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो हमें जनरली नहीं मिलेंगी, लाइक इन्फ्लेशन। लाइक पिछले साल में अगर देखा जाए, लास्ट 12 मंथ में सप्लाई में इन्फ्लेशन रहा है, डिफ्लेशन रहा है, जनरली मैं कॉइन कोडेक्स से ही देख लेता हूँ, क्योंकि वहां पे मोस्ट ऑफ द कॉइन का दिखाता है, यहाँ भी सबका नहीं दिखाएगा। मीडियम, आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जो मीडियम पेज है उसको अच्छी तरीके से खंगाल लोगे तो आपको बहुत अच्छे खासे लेवल पे उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या है प्रोजेक्ट, किस तरह से वर्क, क्या क्या पार्टनरशिप्स हुई हैं, पहले क्या इवेंट्स हुए, वो सारी चीज़ डिटेल में आपको पोस्ट बाय पोस्ट उस पर मीडियम पे मिल जाएगी। आपको उसका सोशल मीडिया हैंडल, बेसिकली ट्विटर जरूर देखना, अगर बाकी ना देख पाओ तो ट्विटर पर आपको अच्छी तरीके से चेकआउट करना है। नेक्स्ट थिंग इज नेटिव वेबसाइट्स। बहुत सारी डिटेल हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे दिख जाती है, तो आपको नेटिव वेबसाइट भी अच्छी तरीके से चेक करनी है, और वो भी एज ए टूल आपके लिए काम करेगा इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए। टोकन अनलॉक डॉट कॉम करके है, उस पर आपको किसी किसी टोकन का अनलॉक शेड्यूल मिल जाएगा, लेकिन सारे टोकन मतलब असेट को ये सपोर्ट नहीं करता है इसमें, मतलब बहुत सेलेक्टिव ही असेट सपोर्टेड है। तो आप इसको भी ध्यान में रखना कि सबका डाटा आपको नहीं मिलेगा। कॉइन मार्केट कैप, इसको मैंने रेड कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि आप इसको मिस मतलब ना कर दो, यानी आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैंने कॉइन मार्केट कैप दोबारा लिख दिया है। बस इसमें लास्ट में पी की जगह पे एल है। और ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है और इसकी ऐप भी है, ये इवेंट फीचर करती है, सबके नहीं करेगी लेकिन मोस्ट ऑफ के इवेंट इसमें फीचर्ड रहेंगे। आपको अगले 1 महीने तक के इवेंट दिख जाएंगे कि किसका मैननेट आ रहा है, किसका कब बड़ा बर्न होने वाला है, किसकी एक्सचेंज लिस्टिंग शेड्यूल्ड है, या किसी की बड़े एएमए शेड्यूल्ड है। ऐसे जो भी इवेंट है वो उसमें आपको दिख जाएंगे। तो आप इसको ऐप को डाउनलोड कर लोगे और यहाँ से इवेंट बेस्ड जो रैली बनानी है शॉर्ट टर्म के लिए, वो इसके बेसिस पे भी आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, एंड बाय यूजिंग अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब आते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और इसमें आपको जो डिसाइड करने के लिए आपके अनुभव की ज़्यादा ज़रूरत होगी, इन्फो की थोड़ी कम। इन्फो तो चलो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन जो अनुभव की वजह से आता है वो सबके पास नहीं होगा। तो इसलिए इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो एक जनरल एक लाइन में लिख दिया, चेक एवरीथिंग इन डिटेल। अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कॉइन सेलेक्ट करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन उसकी अवेलेबल है सारी खंगाल मारो, चाहे मीडियम पे मिले, टेलीग्राम पे मिले, कहीं भी मिलेगी। सारी चीज, उसके सारे फीचर्स चेक करोगे, उसके टोकनमिक्स चेक करोगे, पार्टनर्स भी चेक कर लोगे, कैटेगरी कौन सी में आता है। अब देखो कैटेगरी में चेक करने का मतलब क्या बनता है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में तो चलो ठीक है आपकी 1-2 महीने का अप्रोच, अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए भविष्य में कौन सी कैटेगरी ज्यादा ग्रो करेंगी, और ये आपको अनुभव से ही पता चलेगा। मान लो चलो ठीक है एआई एंड बिग डेटा की हाइप चल रही है अभी, तो एआई से जुड़े हुए कॉइन फर्दर हाइप मतलब कर सकते हो, भविष्य में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर कैटेगरी, है ना। तो आप ये भी देखोगे किस कैटेगरी में आता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी बेटर बनेगी। अदरवाइज अपने ये कैटेगरी स्पेसिफिक अगर अपनी अप्रोच नहीं लगाई
तो भी आपका एनालिसिस उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा। अब आपको क्या दूसरा फैक्टर चेक करना, चलो ठीक है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया डिटेल में, आपने सारी चीज चेक कर ली और आपके अनुसार कॉइन सही बैठ रहा है, जो आपको खरीद लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा फैक्टर आपको चेक करना है, चेक पोटेंशियल फ्यूचर हर्डल्स। भविष्य में इस प्रोजेक्ट को कुछ परेशानियां हो सकती हो या किसी वजह से परेशानी में फंस सकता हो, चाहे वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाली परेशानियां हो या फिर जनरली जो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हो, यानी सस्टेन ना कर पाने की वजह से या कुछ ऐसा प्रॉमिस कर रहा है जो सस्टेन ना कर पाए, तो आपको ये चीज भी चेक कर लेनी चाहिए। मान लो कि कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा खासे लेवल पे एपीवाई दे रहा है जो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है, ओवर एपीवाई देगा यानी इतना ज्यादा स्टेकिंग रिवॉर्ड देगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि इट विल कॉज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इन द सप्लाई। या फिर कुछ ऐसा प्रॉमिस कर रहा है यूजर स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा ही कुछ रिवॉर्ड दे रहा है, प्ले टू वन गेम है, कुछ ज्यादा ही रिवॉर्ड दे रहा है ना, तो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। या फिर मान लो कोई यूएस बेस्ड कॉइन है, तो उसमें आपको ये भी कंसर्न आ जाना चाहिए आपके माइंड में कि आगे चल के जब ऐसा कुछ रेगुलरी कोई मतलब रेगुलेटरी कोई फ्रेमवर्क बनता है तो यूएस वाले जो कॉइन है वो सबसे पहले रडार पे आ जाएंगे और वो सबसे पहले सेक के रडार पे आएंगे, बिकॉज आपने देखा ये सेक का रवैया कितना ज़्यादा नेगेटिव है। उसके बाद आप चेक करोगे, ये वैसे टोकोनॉमिक्स का ही पार्ट है कि आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चेक करोगे, लेकिन आप उसका जो रेट है उसको ज्यादा वरीयता दोगे। इन्फ्लेशन हो रहा है तो किस रेट पे, कितने परसेंट पर एनम के हिसाब से, अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो कितने रेट पे, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी स्ट्रेटजी में काफी ज्यादा चेंज आ जाएगा। मान लो इन्फ्लेशन हो रहा है और हैवी इन्फ्लेशन हो रहा है यानी सुपर इन्फ्लेशनरी फेज में है, तो फिर आपके लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन अच्छा नहीं है, आपको उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं रखना चाहिए, चाहे बेशक बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हो या बहुत अच्छे फीचर्स भी हो, क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर आपको ये कॉइन जज करना है। दूसरा, अगर हैवी डिफ्लेशन है तो अगर फीचर्स थोड़े कम भी पड़ जाएंगे तब भी उसको बाई कर लो, क्योंकि उसकी वजह से वो चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हाइप। हाइप आपको देखना है बेसिकली कैटेगरी वाइज कि किस में सबसे ज्यादा हाइप अभी है और आगे किस कैटेगरी में हाइप बन सकती है। अभी मान लो एआई एंड बिग डेटा की, आगे चल के जेड के रोलअप्स की आ जाएगी, चाइना कॉइन्स की चल जाएगी, उसके बाद अगली हाइप एक्सपेक्टेड है मशीन लर्निंग की, और उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी हाइप एक्सपेक्टेड है। अगर ऐसा होगा तो उसके आपको पहले ही विजनरी बन जाना है एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये चीज माइंड में रख लेनी है। अब आप उसके बाद करोगे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस करके आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं, कहाँ पे इसका सपोर्ट जोन बन रहा है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, और सपोर्ट जोन के आसपास आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दोगे ताकि आपके पास बेस्ट बाइंग एवरेज हो। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है तो आपको पता ही है कि थोड़े से भी मतलब प्राइस के अंतर से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई कॉइन बाई किया, ठीक है, उसके पास कम अमाउंट है और उसने जिस पर्टिकुलर प्राइस पे बाई किया, उसके बाद किसी ने हैवी अमाउंट भी पुटअप किया और उसके डबल पे, तो आपको पता ही अगर वो कॉइन मतलब अगर आगे चल के 50x भी करता है तो जो जिसने पहले कर दिया था उसको 100x का पोटेंशियल उठाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टाइम पे 2x पे बैठा हुआ था जब उसने अलोकेशन किया था। तो इसीलिए मार्केट में अर्ली एंट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है, जितना बॉटम पे आप एंट्री ले लोगे उतना ही ज्यादा मल्टीपल एक्स उठाने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जितना ज्यादा पोटेंशियल होता है साइमल्टेनियसली ज्यादा रिस्क भी रहता है। आपको ऐसे प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से मिलेंगे जिनमें फंडामेंटल्स एक्सट्रीमली वेल हो और उनमें मोर देन 100x का पोटेंशियल हो, क्योंकि ऐसा मतलब एक्सट्रीमली वेल होंगे इसका मतलब रिस्क मतलब जो है रिलेटिवली कम है। तो ऐसे प्रोजेक्ट आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे और ये ढूंढ लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। आप इसको भी अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना। प्रोजेक्ट भी अगर आप ऐसे ढूंढ लेते हो तब भी आपने बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च कर ली कि जो मतलब फंडामेंटली वेल ऑफ हो एंड उसके बाद उन्हें पोटेंशियल भी 100x से ज़्यादा का हो। प्राइस प्रिडिक्शन आप कैसे करोगे, प्राइस प्रिडिक्शन या फिर प्राइस का पोटेंशियल कैसे जज करोगे, कैसे आप डिसाइड करोगे कि इसमें कितने एक्स का पोटेंशियल बनेगा। तो इसके लिए कई कई फैक्टर हैं, मेजरली 7 फैक्टर हैं जो आप इसमें कंसीडर करोगे, लेकिन कुछ फैक्टर कॉइन स्पेसिफिक रहेंगे। जो 7वां फैक्टर वो मैंने आपको लिख भी दिया है कॉइन स्पेसिफिक। तो पहला रहेगा कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब आप मान लो चूज कर रहे हो ऐसी कैटेगरी का जिसकी हाइप आगे कम एक्सपेक्टेड है और या उसके उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोजेक्ट ही कम ग्रो कर पा रहे हैं, तो उसमें आप ज्यादा पोटेंशियल की आस नहीं रख सकते। या फिर आपने ऐसी कैटेगरी चूज कर ली जिसमें पोटेंशियल ज्यादा है, फीचर्स अच्छे, तो उसमें आप ज्यादा पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मान लो कि कोई एक एनएफटी का मार्केट प्लेस आता है, ठीक है ना, उसमें उतना पोटेंशियल नहीं होगा जितना एक अच्छे लेवल की लेयर 1 ब्लॉकचेन आ जाती है जो बाकी ब्लॉकचेन से सबसे बेहतर है, या फिर लेयर 2 आ जाती है, यानी एक ब्लॉकचेन आ जाती है अपने आप में, जो ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट बिल्डअप हो सकते हैं, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबल्ड है,
तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल होगा कंपेयर टू एनी अदर प्रोजेक्ट, है ना। तो ये आपको कैटेगरी वाइज ही मतलब ये जज करना है कि कौन सी कैटेगरी में है, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे जाओगे। फिर दूसरा आप देखोगे पीयर कंपैरिजन। अब मान लो कि आपने लेयर 1 का किसी की प्राइस प्रेडिक्शन करनी है, किसी लेयर 2 की करनी है, तो उसके पीयर में यानी बाकी जो लेयर 1 हैं टाइमली कैसा परफॉर्म कर चुकी हैं, वो चीज आपको कंसिडर करनी चाहिए and आपको उनके कंपैरिजन भी करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स एंड जो भी डेटा है लाइक टोकेनोमिक्स एंड एवरीथिंग, कि उसके कंपैरिजन में इसके फीचर्स कैसे हैं। अगर उससे कम है या ज्यादा है तो उस कंडीशन में पीयर्स के अदर कॉइन्स ने कैसा परफॉर्म किया है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आप उस चीज को भी जज करोगे और उसके बेसिस पे फिर ये एक आइडिया मतलब आपको आ जाएगा कि किसमें इसमें कितना पोटेंशियल बनेगा। उसके बाद तीसरा फैक्टर रहेगा मार्केट शेयर या फिर मार्केट का डोमिनेंस। अब मार्केट अगर आपको डोमिनेंस देखना है तो टॉप 100 कॉइन का तो आपको इजीली दिख जाएगा, उसके बाद जो बहुत कम होता है तो इस वजह से आपको मार्केट का डोमिनेंस नहीं दिखाएगा। मार्केट डोमिनेंस इन द सेंस ओवरऑल मार्केट में डोमिनेंस। लेकिन मार्केट शेयर आप मैं जो मेंशन किया है बेसिकली मतलब एक ही है, लेकिन मैंने ये स्पेसिफिकली इसके लिए मेंशन किया है कि पीयर में जो अदर कॉइन है उसमें उसका कितना मार्केट है। मान लो कि लेयर 1 में अभी 10 प्रोजेक्ट हैं और उसके बाद किसी के पास $1 बिलियन की मार्केट कैप है और किसी के पास कितनी है, सबकी अगर हम एडअप कर दें, सबकी जो मार्केट कैप है उसमें इसका कितना हिस्सा बन रहा है, तो वो उसका आप मार्केट शेयर कंसिडर कर सकते हो, तो वो भी आपको कंसिडर करना है। देन यू विल कंसिडर टोकोनोमिक्स, क्योंकि टोकोनोमिक्स से बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है, किस टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी, उस टाइम पे मार्केट की कंडीशन हम कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद क्या क्या इसमें फर्दर डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो वो चीज भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो टोकोनोमिक्स भी आप उसके बाद देखोगे। देन आप उसी पर्टिकुलर कॉइन की पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, क्योंकि पीयर कंपेरिजन करोगे तो आप अदर कॉइन की परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी देख चुके होगे। आपको चेक करनी है उस कॉइन की पास्ट परफॉर्मेंस, अगर बहुत पुराना कॉइन है, अगर बुल रन देख चुका है तो बुल रन में कैसा मतलब परफॉर्म किया था, या फिर अगर रिलेटिवली नया है तो पास्ट में कितना परफॉर्म कर चुका है, किस लेवल पे, ये चीज भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। कौन से मेजर डेवलपमेंट आ रहे हैं आगे और उसकी वजह से कितना डिमांड डेवलप हो सकती है, बिकॉज इट्स अल्टीमेट गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कितना डिमांड डेवलप हो सकती है ये चीज जज करोगे तो ये भी आपको प्राइस प्रेडिक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। फिर आती है कुछ कस्टम कंडीशन। अगर कोई प्रोजेक्ट है, मान लो कि वो फीचर उसी में ही अवेलेबल है, दूसरे किसी प्रोजेक्ट में है ही नहीं है, तो आप कैसे फिर उसका कंसिडर करोगे, तो कस्टम कंडीशन है वो भी आप देखोगे, यानी जो कॉइन स्पेसिफिक सिनेरियो होगा। इन सारी चीज को कंसीडर करके फिर आप प्राइस प्रिडिक्शन करोगे। मान लो कोई प्रोजेक्ट है जो पहले परफॉर्म कर चुका है, $1 बिलियन की मार्केट कैप उसने अचीव की है, और एक नई ब्लॉकचेन है जिसमें बाकी सारे चीजों में ठीक है, टेक्निकली बहुत अच्छी है, इवन उससे बेटर है, तो आप उसका फिर 1 बिलियन का पोटेंशियल ले सकते हो, बिकॉज पास्ट में एक प्रोजेक्ट ने उस लेवल का परफॉर्म किया है। उसको जिस टाइम पे जितना डेवलपमेंट मिला था आपको वो डेवलपमेंट वाले केस में देख लेना है। अगर आपको वैसा ही पुटअप होते हुए दिख रहा है देन यू कैन रिट्रेस द पाथ और यू कैन हैव द आइडिया कि ये कॉइन अगर 1 बिलियन अचीव करेगा देन कितना ग्रो कर पाएगा, वो आइडिया आपको वहां से लग जाएगा। लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले में ही हम प्राइस प्रेडिक्शन वाला देखते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले में बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपका अनुभव, एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस से ही डिसाइड कर पाओगे कि इतना जाने का पोटेंशियल है। आपने कई कॉइन्स में देखा होगा जहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज किया, एंड मैं बार बार उनको रिपीट नहीं किया, लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे अनमार्शल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, वेलास में चलो ठीक है वो हमें सिनेरियो नहीं देखने को मिला, लेकिन अनमार्शल में बहुत अच्छा पोटेंशियल था, वी हैव सीन द परफॉर्मेंस। अगर दूसरे किसी कॉइन में हमने बोला कि इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, वी हैव सीन द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली, जिसमें हमें परफॉर्मेंस नहीं दिखी वी हैव टेकन आउट द अलोकेशन, एंड उसमें दोबारा री अलोकेशन का सिनेरियो बनेगा बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म जो भी सिनेरियो बना है। एक और चीज मैं आपको मेंशन करके बता रहा हूँ कि जब मैंने प्लैनेट सैंडबॉक्स के अलावा मतलब प्लैनेट सैंडबॉक्स को भी मेंशन किया तो उस टाइम पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में डाला था, बट पोटेंशियल ज्यादा था, एंड उसके ऊपर हमने भी रिसेंट अपडेट ऑलरेडी देख लिए। यू माइट हैव गॉट द आइडिया कि ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट रहेगा। एक और प्रोजेक्ट है जब द सैंडबॉक्स और माना में मैंने अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखी है, मैंने क्लियरली एकदम क्लियर कट शब्दों में बोल दिया था जब भी आपको चूज करना हो सैंडबॉक्स के कंपेरिजन में आपको माना चूज करना चाहिए। यू कैन सी द परफॉर्मेंस नाउ, अभी आप देख सकते हो किस लेवल पर परफॉर्म किए। इवन जो सैंडबॉक्स है उसमें हमें बहुत ज्यादा डंप भी देखने को मिला था जब जब उसका मेजर टोकन अनलॉक हुआ है, और वही था, इसी वजह से हमने उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर नहीं किया था। तो ये चीज अभी हमें विटनेस भी कर रहे हैं। तो ये कैसे जज करते हैं, बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स ओनली। लेकिन इन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद भी आपका अनुभव भी इसमें मैटर करेगा, ये चीज आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए नए कॉइन्स के लिए,
नए कॉइन्स के लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म वन एंड द लॉन्ग टर्म वन। ये दोनों का थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा। देखो, अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आता है, अगर आपने उस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट कर लिया और मान लो कि वो प्रोजेक्ट अच्छा ग्रो होके टॉप 500 में भी आ जाता है, तो आप कितने गुना रिटर्न उठा जाओगे आपको खुद अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाता है इनिशियली। लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी है, यानी जितने भी नए प्रोजेक्ट आते हैं उसमें से 80 to 90% 1-2 महीने बाद पता तक नहीं चलते कि मार्केट में है कहाँ पे, या फिर अगर 6 महीने के सिनेरियो में देखोगे तो वो गायब हो जाते मार्केट से, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और डूब जाते। तो इनमें एक्सट्रीम रिस्क रहता है, यानी एक्सट्रीम रिस्क एक्सट्रीम रिवॉर्ड वाला केस, मतलब हाई भी नहीं, बहुत ज्यादा ही। तो इसीलिए जब आप नए कॉइन्स में इन्वेस्ट करो तो आपको बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। पहले तो आप चेक कर लो कि हाइप किस में बन रही है, हाइप के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कौन से कॉइन को चूज करें। दूसरा सिनेरियो रहेगा चेन स्पेसिफिक कॉइन। चेन स्पेसिफिक कॉइन मतलब आप जनरली ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप इथीरियम की चेन पे बना हुआ कॉइन रिलेटिवली आपको कम परफॉर्म करते दिखेंगे कंपेयर टू द बाइनेंस स्मार्ट चेन वाले कॉइन, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन बहुत इजी है लोगों के लिए एक्सेस करना, और ज़्यादातर आप देखोगे तो शुरुआत करते हैं तो अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन के इकोसिस्टम में ज़्यादा रहते हैं, और वहीं से उनके लिए इजी भी रहता है, क्योंकि स्वैप करना और वो सब उसके इतने ज़्यादा चार्ज नहीं आते। और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इथीरियम के इकोसिस्टम में इतनी जल्दी नहीं सर्वाइव कर पाते। कौन पे करेगा $4 से $5 एक स्वैप करने के ही, वो उनके लिए फिजिबल नहीं पड़ता। तो चेन स्पेसिफिक कॉइन। दूसरा आप देखोगे कि आजकल मैंने वैसे कई वीडियोज मेंशन किया है, आर्बिट्रम के चेन पे बने हुए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जा रहा है, क्यों? चेन स्पेसिफिक सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि उसकी हाइप ज्यादा है, ठीक है ना। तो हाइप और चेन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक सिनेरियो वो आप चेक करोगे, देन यू विल चेक द टोकनोमिक्स। टोकनोमिक्स आपको इसलिए चेक करनी, कुछ कॉइन्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जिनका 100% सप्लाई शुरू में ही सर्कुलेशन में होगी, ऐसे कॉइन्स को आप वरीयता दोगे कंपेयर टू द वन जिनमें सप्लाई बहुत कम सर्कुलेशन में, अनटिल अनलेस बाकी अदर पैरामीटर पर अगर खरे उतर जाते तो ही आप कंसिडर करोगे। तीसरा चीज आप फीचर्स चेक करोगे, फीचर्स अगर बहुत अच्छे हैं तो आप कंसीडर कर सकते हो। इवन अगर टोकनोमिक्स वाले में थोड़ी प्रॉब्लम भी है तो भी शॉर्ट टर्म के लिए फीचर्स वाले के बेसिस पे या अपकमिंग डेवलपमेंट के बेसिस पे आप उसको कंसीडर कर सकते हो। टोकन स्निफर करके एक वेबसाइट है, आप किसी की भी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहां पे पेस्ट करोगे, वो उसका एक स्कोर जनरेट करता है, और बेस्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स। अगर टोकन स्निफर में 75 से ज्यादा स्कोर आ रहा है या फिर 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को आपको वरीयता देनी चाहिए रादर देन द वन जिनका जो स्कोर है वो 33 से कम हो। 33 से कम आ रहा है तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि उसमें या तो हाई सेल या फिर हाई बाई का टैक्स रखा होगा, या फिर ओनर है वो डॉक्स नहीं होंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइबल होगा, कुछ ऐसा सिनेरियो होगा जिसकी वजह से वो कम स्कोर देता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, टोकन स्निफर को भी आप कंसिडर करना नए कॉइन की स्ट्रेटजी बनाते टाइम, किस टाइप का कॉइन है। अब कोई कॉइन है डेक्स का आ रहा है, कोई कॉइन है मीम कॉइन है, कोई कॉइन है जिसके रियल यूज केस है, तो उस टाइप पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन से कॉइन को वरीयता देनी है। तो नए कॉइन में भी आप ऐसे ही कॉइन को वरीयता दोगे जिसमें रियल यूज केस है रादर देन द मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स के लिए तो फिर आपको पूरे तरह से ऐसे समझ लो तुक्का ही चलेगा, $10 अफोर्ड कर सकते हो तो आंख बंद करके डालते रहो, और फिर आपको जो चल जाए तो चल जाए, नहीं तो डूब जाए तो डूब जाए पूरा का पूरा, बस ऐसा सिनेरियो ही रहेगा। नए कॉइन में आप सबसे ज्यादा वरीयता दोगे फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप को रादर देन द मार्केट कैप। आप फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप को कंसीडर करोगे, उसके बेसिस पे पोटेंशियल जज करोगे, उसके बेसिस पे ही आप अपना टारगेट भी डिसाइड करोगे कि कितने टाइम पे आपको निकल जाना है। और इसमें आपको बहुत जल्दी हाथ धो लेने चाहिए, यानी आप हाथ गंदे करो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हाथ धो के निकल जाओ। और आप चाहो अगर आप लॉन्ग टर्म को उसका चांसेस बन रहे हैं उसमें, तो अपना जो भी प्रॉफिट है वो उसमें छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉफिट का भी एक मेजर चंक लेके निकल जाना चाहिए, स्पेसिफिकली बिटवीन 2 to 3x, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट सिचुएशन। मार्केट में क्या सिचुएशन है उसके बावजूद भी आपको यही स्ट्रेटजी इसमें फॉलो करनी चाहिए। आप उसमें अपकमिंग इवेंट्स भी चेक करोगे, मान लो कोई प्रोजेक्ट है नया ही आया है, टोकनोमिक्स अच्छी भी नहीं है, फीचर्स भी थोड़े से और मतलब रिलेटिवली नॉर्मली ही है, लेकिन कोई मेजर बर्न होने वाला है तो ऑब्वियसली वील सी हाइप, है ना। या फिर कोई मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग होने वाली है, अनाउंस कर दिया कि इस तारीख को इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग हो जाएगी, वी विल सी द हाइप। या फिर टीम प्रॉमिस कर रही है कि जल्दी ही, उसकी बात चल रही है कि जल्दी ही एक्सचेंज लिस्टिंग हो जाएगी, देन यू कैन टेक द रिस्क ऑन बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस, बट स्टिल रिस्क विल बी देयर, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। और कौन से फीचर मतलब इसमें कंसिडर करने नए कॉइन के लिए, आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लोगे नए प्रोजेक्ट में। मान लो सब कुछ सही रहा, आपका एनालिसिस पे ठीक भी बैठ रहा है, तो भी आप स्मॉल एलोकेशन ही करोगे, मीडियम एलोकेशन भी करने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा नए कॉइन के हिसाब से।
आप ये भी चीज ध्यान में रखना, जो आपको मेंशन कर चुका हूं कि 80% से ज्यादा इवन 90% तक नए प्रोजेक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में, और वो डूब जाएंगे और गायब हो जाएंगे, मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आया और कहाँ चला गया। उसके बाद आपके इसमें मार्केट में मतलब इसमें भी अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी जज करना है या लॉन्ग टर्म के लिए भी करना है या फिर आपको नया कॉइन ही जज करना है, एक्सपीरियंस आपका मैटर करेगा इसमें भी, क्योंकि अनुभव से आप बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हो जो आपको थियोरेटिकली या डेटा से नहीं आएंगे, क्योंकि अनुभव है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, और जो बाकी इन्फो प्रोवाइड करना, इन्फो को एसेस करना, उसके आधार पर जज करना आपका थ्योरेटिकल है। सो थ्योरी के कंपैरिजन में प्रैक्टिकल हमेशा बेहतर रहता है, इस चीज़ में कोई भी संदेह नहीं है और ना ही आपको कोई संदेह होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग इसेंशियल है, आप 2 to 3x के बीच में निकलना ही चाहिए आपको नए कॉइन से, वो भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट लेके, ये आप ध्यान में रखना। बाकी चाहो तो प्रॉफिट छोड़ दो अगर लॉन्ग टर्म का सिनेरियो बन सकता है, अगर आपको लग रहा है तो, ताकि अगर डूब भी जाए तो आपको कोई भी टेंशन ना हो। मैं आपको कुछ अपने पर्सनल सजेशन भी दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो शायद ही कुछ लोग कंसिडर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। पहला, मैं बहुत ज़्यादा वरीयता देता हूँ एक्टिव टीम को। अगर किसी प्रोजेक्ट की मुझे टीम एक्टिव लगती है जो लगातार डेवलपमेंट कर रही है, वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में होगा, मैं उस पर लंबा खेल जाता हूँ, इवन हैवी एलोकेशन करके। और मैंने अभी तक 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे हैवी एलोकेशन करके, और अभी तक मैं कन्विंस्ड हूँ उस चीज़ के लिए, और आगे भी मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि दो 2 प्रोजेक्ट्स विल डू वेरी वेल। एंड दोनों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, गेमर्स एंड प्लानिट सैंडबॉक्स, जिनमें पहले मैंने गेमर्स में बहुत हैवी एलोकेशन किया वर्स्ट कंडीशन में, बिकॉज ऑफ आफ्टर सीइंग द कंडीशन के जो उसकी पार्टनरशिप्स हैं, जो उसकी टीम की कंडीशन है। एंड नाउ आई एम डूइंग द सेम, मैं आपको ये भी मेंशन कर चुका वीडियो में, आई एम डूइंग द सेम फॉर द प्लानिट सैंडबॉक्स एंड इट विल डू वेल एज वेल। नाउ एवर ग्रोइंग यूज केस ऐसे हों जो टाइमली इस तरीके से डेवलप होते रहें। अगर ऐसा आपको किसी प्रोजेक्ट में दिखता है जिसकी वजह से डिमांड बनी रहे या डिमांड बनती जाए, तो आप उस प्रोजेक्ट पे लंबा खेल सकते हो, इवन अगर थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम अदर पार्ट में हो, तब भी इस चीज को लेके भी आप उसमें लंबा खेल सकते हो। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर की वजह से क्या हो सकता है, यू कांट इवन इमेजिन। इन्फ्लुएंसर अगर कोई बड़ा कोई जुड़ा हुआ है किसी प्रोजेक्ट से, तो सिर्फ उसको ही आधार मान के आप उसमें खेल सकते हो या लंबा गेम लगा सकते हो। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, एक ब्रिज ओरेकल। ब्रिज ओरेकल में मैं क्यों लंबा खेल रहा हूँ और क्यों मुझे उसमें ई 100x दिखता है, बिकॉज उसमें जो इन्फ्लुएंस से जुड़ा है पास्ट में, उसके इन्फ्लुएंस की वजह पैसे, पहले तो प्रोजेक्ट भी अच्छे लेवल पर ग्रो हो चुका है, जस्ट उसको रिट्रेस करनी है अपनी ग्लोरी, टाइम लेगा लेकिन जाएगा जरूर। और दूसरा, इसमें इन्फ्लुएंसर वाला फैक्टर जुड़ा हुआ है। इन्फ्लुएंसर जब भी कोई जुड़ा होता है तो वो मरते पीटते कुछ ना कुछ करके अपने प्रोजेक्ट को निकाल देता है, उसका काम ही यही होता है कि प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी ले जाना। आपको क्या लगता है कि अगर ये ट्रोन का इकोसिस्टम इतना ज़्यादा लेवल पर डेवलप हुआ है, उसमें उसके इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी कॉइन है, इट इज़ डूइंग वेल कंपेयर टू एनी अदर पीयर मतलब कॉइन, अगर आप देखोगे क्यों कर रहा है, आपको नहीं लगता उसमें इन्फ्लुएंसर वाला फैक्टर बहुत हद तक जो मैटर करता है? वो जो जस्टिन सन जो हाइप क्रिएट करता है, कब से कर रहा है ट्रोन के बारे में कि कोई बड़ी अपडेट आने वाले, लाइक नेवर बिफोर, एंड ट्रोन पंप होना शुरुआत हो जाती है उसकी। तो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा एक मतलब रोल उसमें रहता है। आपको क्या लग रहा है, बाइनेंस इकोसिस्टम ऐसे ही हवा में बन गया विदाउट इवन हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सीजे बाइनेंस? इट मैटर्स अ लॉट। सो कई ऐसे कॉइन है जो सिर्फ इन्फ्लुएंस का ही मतलब इन्फ्लुएंस की ही देन है। डॉज कॉइन में आप देख लो क्या है, इज टोटली द रिजल्टेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस का ही रिजल्ट है, अदरवाइज उसमें कौन सा फंडामेंटल आप खुद ही देख लो। या फिर आप उसके अलावा अदर मीम कॉइन भी है, अब जैसे बेबी डॉज कॉइन को देखोगे, एलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया, उसके बाद एक जो गाना था बेबी डॉग डू 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 करके, एंड मतलब शार्क वाले के मतलब को मॉडिफाई करके, उसके बाद प्रोजेक्ट मार्केट में सर्वाइव कर गया। अब आके उसके जो है यूज केस डेवलप कर रहा है, अब डेक्स लॉन्च किया, उस पर वर्क कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे करके अपना गेम ला रहे, जो भी कर रहे हैं, अब आके उसका मतलब जो यूज केस डेवलप हो पा रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट चल गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस। आप उदाहरण के तौर पे फ्लोकी ले लो, उसने अपने कुत्ते का नाम फ्लोकी रख दिया, फ्लोकी इनू चल गया, फ्लोकी इनू अब कोशिश कर रहा है अभी क्या अपने यूज केस डेवलप करने की। इन्फ्लुएंसर कोई जुड़ा है किसी प्रोजेक्ट से, आप उस प्रोजेक्ट पे लंबा खेल जाओगे, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। टीम बहुत एक्टिव है, आप उस प्रोजेक्ट पे लंबा खेल जाओगे, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। एक टीम, जो आप ऐसा समझ लो एक प्रोजेक्ट के इंजन की तरह है। ट्रेन अगर थोड़ी बहुत खराब हो भी, अगर इंजन दमदार है तो वो उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। तो इसीलिए आपको टीम को भी जरूर कंसीडर करना चाहिए। और अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हो तो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको मैनेजमेंट जरूर देखना चाहिए। कोई भी बड़े लेवल की कंपनी, उसका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट अच्छा होगा, इवन अगर कंपनी अभी आउट परफॉर्म नहीं कर रही होगी, मतलब डाउन जा रही है,
फिर भी वो सर्वाइव कर जाएगी बिकॉज ऑफ द वेरी गुड मैनेजमेंट या लीडरशिप की वजह से। सो जो 3 चीज़ें मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल सजेशन है। बहुत कम लोग हैं इसको अपने एनालिसिस का पार्ट बनाते हैं। आप अगर इन्हें तीनों को बनाओगे तो आपका एनालिसिस और भी ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू द नॉर्मल वन। कौन सी चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, ये भी चीज अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना ना, पता चले कि आप खूब स्ट्रेटजी बनाओ। करीब मतलब करीब करीब ऐसे समझ 3 से 4 महीने आपने मेहनत की और एक दिन में बर्बाद कर दी, और वो बर्बाद कर सकती है आपको मार्जिन वाली सिचुएशन। जब भी आप मार्जिन के साथ खेलोगे, आप समझ लो बहुत बड़ी गलती करो। एक तो ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। दूसरा, अगर आप मार्जिन लोगे या तो फ्यूचर ऑप्शंस पे लगाओगे या फिर आइसोलेटेड मार्जिन लेके लगाओगे। मार्जिन दो धारी तलवार होती है। मान लो कोई कॉइन पे आपने 10 गुने का मार्जिन ले लिया और उसमें अगर वो कॉइन वहां से डबल होता, आप 10 गुना रिटर्न उठा जाओगे। लेकिन अब अगर डाउन भी जाएगा तो उसी 10 गुने रेट से ही डाउन जाएगा, आपकी कैपिटल भी उतनी जल्दी ही खत्म होगी। इसीलिए मार्जिन बहुत मतलब ऐसी चीज है जिससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा है, अगर आपने कभी भी ऑल इन किया, और ऑल इन करोगे भी किसकी वजह से, बहुत ज्यादा ही एकदम फोमो में आ गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट वो क्रिएट होने लगा, तो आप क्या करोगे, सब कुछ बेच बाच के इसी कॉइन में डाल दो, जल्दी इवेंट हो रहा है, जल्दी डबल हो जाएगा, फिर निकाल निकाल के दूसरी जगह डाल दूंगा। ऐसी गलती कभी मत करना। हमेशा पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज करोगे तो ठीक है। ऑल इन अगर किया, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, इसमें इनहेरिट रिस्क रहता है, और मान लो सिचुएशन गड़बड़ हुई तो वो एक ही चीज आपको बर्बाद कर सकती है। आपकी 6 महीने की भी मेहनत एक बार में बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए ये सोच समझ के ही आप इस तरह के सिनेरियो में एक्ट करना। एंड तीसरे चीज है ग्रीड। ग्रीड आपको एक बार में बर्बाद कर सकता है। ग्रीड की वजह से जनरली आप फंसोगे स्कैम में। कैसे फंसते हैं स्कैम में, मान लो आपके अंदर लालच आया, अरे कहीं पे फ्री एयर ड्रॉप मिल रहा है, बस ट्राई कर लेते हैं, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसमें आपने क्या किया, आपने अपना वॉलेट कनेक्ट किया। आप इतना ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली है नहीं, और आपने वॉलेट कनेक्ट किया। आप 6 महीने से जो भी मेहनत करके कमा रहे होगे, थोड़ा थोड़ा करके आपने इकट्ठा कर पाया होगा। एक वही गलती काफ़ी है आपका सब कुछ बर्बाद करने के लिए, पूरा वॉलेट साफ हो जाएगा, और फिर आप माथा पीटते रहना। और ऐसे कई लोग हैं। मैं तो चलो ठीक है, मैं यूट्यूबर मतलब, तो मेरे पास तो इतनी सारी क्वेरीज आती हैं ऐसे लोगों की, जो इतनी बचकानी मिस्टेक कर देते हैं, जो मतलब आप मतलब इवन एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, जहां पे क्लियरली रेड फ्लैग दिख रहा होगा, और उस केस में वो बेचारे फंसते चले जाते हैं, और मतलब ऐसे कंडीशन तक पहुंच जाते हैं कि उनका वॉलेट पूरा साफ हो जाता है, या फिर एयर ड्रॉप के चक्कर में जाएंगे, या फिर किसी मतलब कई तरीके होते हैं। अब ये मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। आप स्पेसिफिक वीडियोस अवेलेबल हैं कौन से टाइप ऑफ स्कैम है जिनसे आपको बचना चाहिए, कैसे उनमें एक्ट करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा समझ लो, लालच बहुत बुरी बला है। आप लालच रखो, लेकिन कैलकुलेटेड इन द सेंस आप पैशनेट रहो कि आपको इतना रिटर्न उठाना है, वो करना है। लेकिन इंस्टेंट जो रिटर्न करोड़पति बनने के चक्कर में आप जो जो गलतियां कर देते हो, वो आपकी एक ही गलती काफ़ी है आपको बर्बाद करने के लिए। ये चीज़ भी आप उसमें कंसिडर करके चलोगे, अगर इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखा। और जो जो फैक्टर मैंने पुटअप किए हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको कौन से फैक्टर जज करने चाहिए, वो किए आपने। लॉन्ग टर्म में कौन से फैक्टर जज करने चाहिए, और वो भी आपने किए, या फिर नए कॉइन में भी किए। तो 90% तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर भी ये क्रिप्टो मार्केट है, 100% गारंटी किसी की नहीं होती है। लेकिन आप करके देखना, आप एक बार अप्लाई करके देखना प्रैक्टिकली, एंड देन आप देखना खुद ही आपका एनालिसिस में कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ और रिपीट कर रहा हूँ, अनुभव बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर अनुभव आपको क्रिप्टो मार्केट में नहीं होगा, किस कंडीशन में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस इवेंट का कैसा इंपैक्ट पड़ता है, तो आप का एनालिसिस फिर सही सही नहीं हो पाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप डाउनलोड कर लेना। क्योंकि अगर ये डेटा आपके बाद में आप कहाँ पे लिंक ढूंढोगे, जैसे ही वीडियो देखो उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करके आप चाहो तो स्टोर कर सकते हो अपनी ड्राइव में, यानी गूगल ड्राइव में ही ऐड कर देना, अगर आपको फ़ोन में स्पेस नहीं भरना है तो। अगर नहीं करना है तो एटलीस्ट अगर आपको जो भी पॉइंट आपको लगे कि आपको नए दिखे हैं इसमें, वो आप नोट डाउन जरूर कर लेना, या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना, जिससे जब भी आप चाहो तो इसको एसेस कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।